संविदा और कॉन्ट्रैक्ट क्या दोनों एक ही चीज है? बताओ। दोनों एक ही चीज है, संविदा और कॉन्ट्रैक्ट, है ना। देखो हम क्या बोले हैं, करार और संविदा। ठीक, क्या दोनों एक ही चीज है? क्यों? क्योंकि सर वो संविदा एक करार, ये उसका नियम है करार वाला। करार क्या है तब? करार और संविदा ये क्या हुआ? जैसे कि दो व्यक्ति, एक व्यक्ति अपना कोई वस्तु दूसरे को बेचने के लिए क्या किया, ऑफर किया, और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये करार है कि संविदा है? सर ये संविदा होगा। करार बताओ। सर संविदा। संविदा हो गया, क्लियर है। अब यदि उसमें से एक पक्षकार कहता है तो एक पक्षकार क्या है, अवयस्क है, एक वयस्क है, क्यों करार होगा? देखो अब इसमें सबसे पहले तुम्हें यही जानना है कि करार और संविदा ये दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं। वो सारी चीजें संविदा में होती हैं जो करार में होती हैं, ठीक है। संविदा में वो सभी चीजें होती हैं जो करार में होती हैं। संविदा और करार में केवल एक ही चीज का अंतर है, सब कुछ सेम वही रहेगा। संविदा में जो चीजें हैं वही करार में भी रहेंगी, बस एक चीज का अंतर है, और वो है, देखो जब तुम पढ़ोगी संविदा की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 2 किसमें, किस खंड में है? धारा 2 H में है कि I में है कि A में, B में, किसमें? अभी तो याद की थी ना। संविदा की परिभाषा धारा 2H में है। देखो अंग्रेजी वाले में देखो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा, है ना, 2H, तो उसमें संविदा की परिभाषा क्या लिखा है? वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वो संविदा है। ऐसा प्रत्येक करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय होता है वह क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि संविदा में करार के जितने सब आवश्यक तत्व होते हैं वो सब कुछ होता है, बस जब वही करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है? संविदा में बदल जाता है। लिखा है ना संविदा की परिभाषा कि प्रत्येक करार या वह करार जो क्या है, विधि के द्वारा परिवर्तनीय है वह संविदा है। विधि के द्वारा परिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ? कोई करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय है, तो विधि के द्वारा परिवर्तनीय का मतलब ये हुआ कि जब तुमने कोई संविदा किया या करार किया और वो जब भंग हुई, तब उसके भंग के परिणाम स्वरूप यदि तुम्हारे अधिकारों का भंग हुआ है जो संविदा के अंतर्गत प्राप्त था, तब क्या उसको हम न्यायालय के माध्यम से उसमें कोई उपचार प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? यदि कर सकते हैं तब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, और नहीं प्राप्त कर सकते कोई उपचार तब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तब यदि करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो गया तब वो संविदा हुआ, और यदि विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हुआ तब संविदा नहीं हुआ। तब फिर कब माना जाएगा कि करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब है कब नहीं है, तो उसके लिए भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा? संविदा की परिभाषा हमने बोला ना कि संविदा किसे कहते हैं, तो संविदा किसे कहते हैं, ये धारा 2H है ना, संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में क्या दिया गया है? संविदा की परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है कि वह करार है कि नहीं, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, चलो वो संविदा है, ठीक है। वह करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय है या परिवर्तनीय हो संविदा है। तब इस परिभाषा से किसी संविदा को होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 तत्व निकलता है, ठीक है। संविदा बनने की संविदा के कितने आवश्यक तत्व हैं? 2, ठीक है। कोई स्टूडेंट था क्या? ठीक है, संविदा के लिए 2 आवश्यक तत्व होने आवश्यक है।
ठीक है। तो दो आवश्यक तत्व कौन कौन से हो गए, कौन कौन से होंगे संविदा के लिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? करार होना चाहिए ना। सबसे पहला संविदा का आवश्यक तत्व क्या हुआ? करार होना चाहिए। और वह करार क्या होना चाहिए? विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, है कि नहीं? विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, ठीक है। तब ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तब क्या बनता है? संविदा मिलती है। तो इसी से यह स्पष्ट हो गया कि करार अलग है और संविदा अलग है कि नहीं? हर संविदा में करार सम्मिलित होता है, लेकिन क्या हर करार संविदा होता है? नहीं होता है। वही करार संविदा बनेगा जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होगा, और वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है क्या हो जाएगा? शून्य करार हो जाएगा। आएगा नहीं समझ में? इतना आया ना कि संविदा और करार दोनों अलग अलग चीजें हो गई, कि प्रत्येक संविदा में क्या होती है? करार सम्मिलित होती है, लेकिन वह करार संविदा तभी बनेगा जब वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होगा। जब वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा तब वह करार संविदा नहीं बनेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया कि संविदा के आवश्यक तत्व फिर क्या हो गए? दो आवश्यक तत्व हुए। एक तो करार होना चाहिए और वह करार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। ये दो चीज हो गई। तो अब सबसे पहले अब यही प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये दोनों चीजें हो गई तब ये संविदा बन गया। करार और करार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय ये दोनों मिल गए तो क्या बना? संविदा बना। तो अब तुम्हें ये पहले सबसे पहले यही जानना पड़ेगा ना कि करार कहेंगे किसे? तब तो हम तय करेंगे कि वो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं। ये तो बाद का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि सबसे पहले हम करार किसे कहेंगे? संविदा तो जान गए, संविदा तो पता चला कि किसे कहेंगे कि वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा है। लेकिन तो कौन से करार किसे कहेंगे? सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि करार कहेंगे किसे, फिर तब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं ये बाद में देखेंगे। कि कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय कब होता है कब नहीं होता है ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें तो यही जानना पड़ेगा कि करार किसे कहते हैं। तो क्या करार शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में परिभाषित किया गया है? क्यों नहीं किया गया है? संविदा परिभाषित है। अभी अभी तुमने लिखा कि नहीं लिखा? बोलते करार किस खंड में था? धारा 2 पे देखो, करार शब्द 5 में है कि ई में है? अरे वही कैसे हो गया? इससे गलत हो जाएगा ना। धारा 2E लिखा है नहीं? करार लिखा है ना। करार शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2E में क्या लिखा है? पढ़ो। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। यही तो लिखा है, लिखा है ना। करार धारा 2E में, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E में परिभाषित है, परिभाषित किया गया है। तो परिभाषा में क्या लिखा? हर एक वचन और वचनों का हर एक समूह जो एक दूसरे के लिए क्या है? प्रतिफल है। ठीक है, वो करार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? करार के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले वचन होना चाहिए। और ये वचन कब बनेगा? पहले ये भी अभी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा। वचन होना चाहिए एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को, यानी कि जब दो पक्षकार हैं दोनों के द्वारा एक दूसरे को क्या दिया जाना चाहिए? वचन दिया गया होना चाहिए। और उस वचन के साथ जब क्या मिलता है? जब वह प्रतिफल के रूप में हो जाता है तब यही दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? करार बनते हैं। बनेंगे नहीं बने? वचन प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। हुआ कि नहीं? प्रत्येक वचन और वचनों का हर एक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वह क्या है? करार है। धारा 2E में करार की यही परिभाषा दी गई है।
दी गई है ना। तो अब देखो इसी में यही एक संविदा की परिभाषा से ही जो उसमें परिभाषा खंड दिया गया है, लगभग दो या तीन परिभाषाओं को छोड़कर सारी परिभाषाएं भी इसी जगह पढ़ लोगी। तो अब फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ ना कि वचन किसे कहेंगे, फिर प्रतिफल किसे कहेंगे, है कि नहीं। तो फिर तो आएगा, अब मालूम तो रहना चाहिए कि पहले तो आया करार, पहले तो आया संविदा, संविदा आया, संविदा की परिभाषा में लिख दिया गया कि वह करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय है वह संविदा है। तो संविदा के लिए दो चीजें होनी चाहिए, करार होना चाहिए और वो करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। ये हो गया। तो जब दो तत्व हो गए तो दोनों में सबसे पहले आया करार, कि करार कहेंगे किसे, है कि नहीं। तब करार कहेंगे किसे, तो करार शब्द को भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2E में परिभाषित किया गया है। 2E में है परिभाषित। उसमें क्या लिखा, हर एक वचन और वचनों का हर एक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वह क्या है, करार है। ठीक है। तो अब करार होने के लिए वचन होना चाहिए और साथ ही साथ प्रतिफल। जब ये दोनों मिलेंगे तब क्या बनेंगे, करार बनेंगे। तो अब फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वचन किसे कहेंगे और प्रतिफल किसे कहेंगे, आया नहीं। तो वचन शब्द परिभाषित है, हाँ है, कहाँ पर है, धारा 2B। 2B में दो परिभाषाएं दी गई हैं। 2B में वहां लिखा है वचन, परिभाषा में लिखा है वचन की परिभाषा। 2B में किसकी परिभाषा है, प्रॉमिस या वचन। लेकिन जब उसको पढ़ोगे उसको तब उसमें दो परिभाषाएं मिलेगी। किसका, एक तो प्रतिग्रहण की परिभाषा मिलेगी और एक वचन की परिभाषा मिलेगी। वचन की परिभाषा केवल छोटी सी है, एकदम छोटी सी, ठीक है। बाकी उसके ऊपर जो दो लाइन लिखा है वह किसके लिए है, प्रतिग्रहण के लिए है। कि जबकि प्रस्तावना जिसको की गई है वह उसके प्रति अपनी अनुमति क्या करता है, संज्ञापित कर देता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है कि नहीं। जबकि वह व्यक्ति जिसको प्रस्तावना की गई है उसके प्रति अपनी अनुमति क्या करता है, संज्ञापित कर देता है या अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, तब वो प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। यह है प्रतिग्रहण की परिभाषा। तब उसके बाद वचन की परिभाषा लिखी है कि जब प्रस्तावना क्या होती है, प्रतिग्रहित हो जाती है, तब वह वचन बन जाता है कि नहीं। मतलब कि जो प्रस्तावना की गई है वो प्रस्तावना क्या हो गई, स्वीकृत हो गई या प्रतिग्रहित हो गई, तब वह क्या बना, वचन बना। एक व्यक्ति क्या किया, ए ने अपना मकान बेचने के लिए बी को ऑफर दिया कि मैं अपना मकान 2 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे। बी ने कहा, एग्री हो गया, उसकी प्रस्तावना को क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही उसने उसके ऑफर को स्वीकार किया, है ना, प्रतिग्रहित किया, अब क्या हो गया, अब दोनों की तरफ से वचन दे दिया गया। यानी कि अब दोनों की तरफ से क्या हो गया, प्रस्तावना उसकी स्वीकृत हो गई और स्वीकृत होते ही अब वो किसमें परिवर्तित हो गई, वचन में। मतलब कि अब ए क्या हो गया, बी को अपना मकान बेचेगा और बी अब उसका 2 लाख रुपए में मकान खरीद लेगा। उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, वचन दिया। उसमें लिखा है ना करार की परिभाषा में, हर एक वचन या वचनों का हर एक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। तो अब यहाँ पर देखो कि जैसे हमने बताया कि ए ने क्या कहा, ये उसका मकान है या भूमि है, उसको उसने बी को क्या किया, 2 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, प्रस्ताव दिया। ए ने बी को कहा कि मैं ये अपना भूमि है या मकान है 2 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा कि ठीक है, हम आपका मकान 2 लाख रुपए में खरीदेंगे। तो जैसे ही उसका ये ऑफर बी ने स्वीकार किया, अब ये क्या हो गया, वचन हो गया। अब ए का वचन है कि हम बी को 2 लाख रुपए में बेचेंगे और बी ने ए को वचन दिया कि हम आपका 2 लाख रुपए में खरीदेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या है, उन्होंने वचन दे दिया, लेकिन अभी प्रतिफल नहीं मिला है। प्रतिफल क्या होगा, ए के लिए प्रतिफल होगा बी के द्वारा 2 लाख रुपए दिया जाना, और बी के लिए प्रतिफल होगा 2 लाख रुपए के बदले में वो मकान या भूमि बी को मिलना, है कि नहीं।
ये प्रतिफल है कि नहीं? इस संविदा में दोनों के वचनों के लिए जो ए ने वचन दिया और बी ने दिया, ए ने बी को क्या वचन दिया कि मैं अपना मकान आपको 2 लाख रुपए में बेचूंगा, और बी ने ए को क्या वचन दिया कि मैं आपका मकान 2 लाख रुपए में खरीदूंगा। वचन तो दिया, लेकिन प्रतिफल अब क्या है? अब वही बी के लिए प्रतिफल क्या होगा? ए का मकान होगा, और बी ए के लिए प्रतिफल क्या होगा? बी के द्वारा जो 2 लाख रुपए दिया जाएगा, है कि नहीं? दोनों के लिए प्रतिफल भी हो गया, बी के लिए प्रतिफल मकान हो गया और ए के लिए प्रतिफल 2 लाख रुपए हो गए, उसके प्रॉमिस के बदले में, है कि नहीं? उसने वचन दिया ना कि हम आपका खरीदेंगे, प्रतिफल वो दे रहा है, तब उसको मिल रहा है, प्रतिफल मिल रहा है ना। बी को प्रतिफल, अपन उसने जो 2 लाख रुपए ए को प्रतिफल दिया, बी ने 2 लाख रुपए ए को जो प्रतिफल दिया, ए ने भी उस 2 लाख रुपए के बदले में बी को क्या प्रतिफल के रूप में दिया? अपना मकान दिया। तो इन दोनों के प्रॉमिस के लिए प्रतिफल बी के लिए मकान हो गया और ए के लिए 2 लाख रुपए हो गए। तो यही जब वचन और प्रतिफल क्या हुए? मिले, तब वो करार बन गया, तब ये करार हुआ। यहाँ तक अब करार हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये संविदा, उसने कहा कि विधि द्वारा परिवर्तनीय कब होगी, ये अभी बाद में भी बताएंगे, लेकिन अभी तक तो वचन समझ में आ गया ना कि हर एक वचन और वचनों का हर एक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वह करार है। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि वचन क्या है? वचन हमने बताया कि प्रस्थापना जब स्वीकृत हो जाती है तब वो क्या हो जाती है? वचन हो जाती है। मतलब कि प्रस्थापना और स्वीकृति जब दोनों मिल जाते हैं तब वह वचन में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके साथ फिर जब क्या मिलता है? प्रतिफल। प्रतिफल की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2D में दी गई है। प्लस प्रतिफल जब मिला तब ये क्या बना? करार बना, है कि नहीं? अब यही करार जब विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा तब वो संविदा बनेगा, ठीक है। तो वचन आ गया, वचन में क्या हुआ? प्रस्ताव होनी चाहिए और उस प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए, तब तो वो वचन में बनेगा। तो अब प्रस्ताव किसे कहेंगे, स्वीकृति किसे कहेंगे? ये भी तो आया कि जब प्रस्तावना की गई है, जब वो स्वीकृत होगी तब वो वचन बनेगा। तब फिर प्रश्न आया कि अब प्रस्तावना किसे कहेंगे, ये भी तो मालूम होना चाहिए। फिर स्वीकृति किसे कहेंगे, तब तो हम तय करेंगे कि वो वचन है कि नहीं? तब प्रतिफल तो बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो, प्रस्थापना धारा 2A और स्वीकृति धारा 2B। संविदा अधिनियम की धारा 2A में प्रस्थापना या ऑफर की परिभाषा है और 2B में स्वीकृति की परिभाषा है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अब प्रस्थापना देखो क्या लिखा है कि प्रस्थापना किसे कहेंगे। सबसे पहली वाली परिभाषा है, क्या लिखा है? जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करता है ना? किस लिए? पढ़ो आगे। संज्ञापित करता है कि वह अन्य व्यक्ति उस कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी अनुमति प्रदान करे, अभिप्राप्त करे, तब वह व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति प्रस्थापना करता है। ऑफर शब्द की यही परिभाषा है ना। जबकि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी क्या करता है? किसी अन्य को इस आशय से संज्ञापित करता है कि वह उस कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उसकी अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह क्या करता है? प्रस्थापना करता है। जैसे कि अभी इसी में है, ए ने बी से क्या कहा कि मैं अपना मकान 2 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ। तो यानी कि ए ने बी से ये क्या हुआ? ऑफर किया, प्रस्थापना किया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या करने से प्रविरत रहने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? करने के लिए कर रहा है कि मैं अपना मकान आपको बेचना चाह रहा हूँ, क्या आप खरीदेंगे, है ना? ये उसने क्या किया? ऑफर किया, उसको सूचना दिया, संज्ञापित किया कि हम आपको बेचना चाह रहे हैं, क्या आप खरीदेंगे। वो किस आशय से दिया? इस आशय से उसका दिया जाना होना आवश्यक है। किस आशय से? कि उसकी अनुमति वह प्राप्त कर सके,
ठीक है, उसकी अनुमति अभी प्राप्त करने के आशय से वो क्या करता है, अपना बात कहता है। अब यदि वो स्वीकार कर लिया तब वो स्वीकृति हो गई और वो वचन बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ ए के द्वारा बी को यह कहना कि मैं अपना मकान आपको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, ये क्या है, प्रस्थापना है। तो 2A में प्रस्थापना की एक परिभाषा भी दी गई है, या ऑफर की परिभाषा तो यही है ना। जबकि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस आशय से संज्ञापित करता है कि उस कार्य या प्रवृत्ति के प्रति वह उसकी अनुमति अभी प्राप्त करे, वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है कि नहीं। अब जब 2B पढ़ोगे तो उसमें क्या है, स्वीकृति की परिभाषा है। जबकि वह व्यक्ति जिसको प्रस्थापना की गई है उसके प्रति जब वह अपनी अनुमति प्रदान कर देता है तब वह प्रस्थापना स्वीकृत हुई कही जाती है, वही स्वीकृति है। यानी कि ए ने बी को कहा कि मैं अपना मकान 2 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा कि ठीक है हम आपका मकान 2 लाख रुपए में खरीदेंगे। तो ये क्या है, बी के द्वारा ए के द्वारा जो बी को ऑफर किया गया था, बी के द्वारा उस ऑफर की स्वीकृति है, स्वीकृति हो गई, हुई कि नहीं। परिभाषा में यही लिखा ना कि जबकि वह व्यक्ति जिसको की प्रस्थापना की गई है उसके प्रति वह अपनी अनुमति प्रदान कर देता है। जैसे अनुमति प्रदान की, अब वो प्रस्थापना क्या हो गई, प्रतिग्रहित हो गई या स्वीकृत हो गई। आया ना। अभी ये सब अभी प्रस्थापना के बारे में भी अलग से फिर पढ़ाएंगे, स्वीकृति अलग पढ़ाएंगे। हाँ, प्रतिग्रहित, ठीक है, या स्वीकृति, ठीक है, ये एक ही चीज है। आया ना समझ में। एक्सेप्टेंस, उसको अंग्रेजी में एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो अभी हम सब डिटेल में भी अलग अलग पढ़ाएंगे। अभी तो बस केवल संविदा पढ़ा रहे हैं। एक तरह से ये संविदा के चरण है कि संविदा होने के लिए सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए कि ऑफर होना चाहिए, फिर उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर जब स्वीकृत होगा तभी तो वो वचन बना। जब वचन बन गया तो वचन के बाद फिर उसमें प्रतिफल भी होना चाहिए, है ना। स्वीकृति तो हो गई तभी तो वो वचन बना। जब वचन बन गया तो फिर क्या होना चाहिए, प्रतिफल। जब वचन में प्रतिफल मिला तब वह करार बना, है ना। और जब वही करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा तब वह संविदा बनेगा, और यदि वह करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा तब वह संविदा नहीं बनेगा। आया ना समझ में। तब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि प्रस्थापना, अब देखो ये वचन बना, फिर उसके बाद प्रतिफल आया ना समझ में। प्रतिफल की परिभाषा किसमें है, धारा 2D में है। धारा 2D में प्रतिफल है, क्या लिखा है, जब व्यक्ति से प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित। अरे ये नहीं, 2D पढ़ो, C के बाद D, प्रतिफल की परिभाषा पढ़ो। अब चौथा वाला, प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है। ये तो वचनदाता और वचन ग्रहीता, उसके बाद प्रतिफल। हाँ, 2D पढ़ो, 2 घा वाला खंड पढ़ो। जबकि वचनदाता, हाँ, जबकि वचनदाता की वांछा पर, वांछा मतलब इच्छा पर, जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, फिर आगे क्या लिखा है, कुछ कर चुका है या करता है या करने का वचन देता है, या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है ना। फिर प्रविरत रहने का, या प्रविरत रहता है या प्रविरत रहने का वचन देता है, या करता है या करने से प्रभावित करता है, या करने का या कराने से प्रवृत्त रहने विराट करता है, सिर्फ विरत रहता है। फिर क्या लिखा है, रहने का वचन देता है। तब ऐसा कार्य प्रभावित या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल होता है। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया ना। अब देखो हमने यहाँ तुम्हें क्या बताया कि ए ने बी को अपना मकान कहा 2 लाख रुपए में बेचने के लिए, तो बी ने कहा कि ठीक है हम खरीदेंगे। तो यहाँ तक अभी वचन है,
अभी खरीदा कहाँ, न उसने बेचा न उसने खरीदा, अभी केवल और केवल अभी उसने ऑफर किया और उसके ऑफर उसने अभी स्वीकृत कर लिया, लेकिन अभी तक उसने मकान दिया नहीं और उसने पैसा नहीं दिया, प्रतिफल किसी ने दिया अभी तक नहीं दिया है ना, प्रतिफल नहीं दिया ना, तो ये अभी तक किस पर है, वचन पर ही है, वचन के स्टेज पर हैं। उसने ऑफर किया, उसने स्वीकृत कर लिया, बस अभी उसी पर रुके हैं, अभी न वो खरीद रहा है न वो बेच रहा है, न वो बेच रहा है न वो खरीदा, बस केवल उसने ऑफर किया, उसने कहा ठीक है हम खरीदेंगे, बस इतना ही तो है, इतना पर वो रुक गए, आगे कुछ नहीं, तो वो केवल क्या है, अभी कौन सी स्टेज पर है, वचन के स्टेज पर है, अभी वो करार नहीं बना। जब भी उसको दे देगा, जब भी 2 लाख रुपए दे देगा तो उसने क्या कहा कि वचनदाता की वांछा पर, वचनदाता कौन होगा, जो प्रस्थापना करता है, वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, वचन ग्रहीता कौन, बी, है ना, कुछ करता है या करने से प्रविरत रहता है, या नहीं कुछ कर चुका है या करने से प्रविरत रह चुका है, या करने करता है या करने से प्रविरत रहता है, या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसी कार्य प्रवृत्ति क्या होती है, या प्रविरत रहने का जो वचन दिया है वह क्या है, उसका प्रतिफल है। मतलब कि अब ये 2 लाख रुपए क्या करेगा, ए को देगा, अपना मकान देगा, तो प्रतिफल ए के लिए प्रतिफल 2 लाख रुपए है और बी के लिए प्रतिफल वो मकान है। जब ये प्रतिफल का लेन देन जब हो जाएगा तब वही क्या हो जाएगा, करार बन जाएगा, हो गया सब कुछ, इतना तक अभी करार हो गया, लेकिन अभी फिर भी अभी वो क्या संविदा है कि नहीं है, क्यों, अभी वो संविदा है कि नहीं है, वो तय किससे होगा, यह तय होगा कि क्या वह विधि के द्वारा करार परिवर्तनीय है कि नहीं है ना, तब वो संविदा बनेगा, और यदि वह विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा तो वो करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, संविदा नहीं बनेगी। तो प्रतिफल, वचन और प्रतिफल हो गया, वचन हो गया, प्रतिफल हो गया, जब ये दोनों मिले तो करार बना, फिर उस करार जब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा तब वो संविदा बनेगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये थी कि वचन किसे कहेंगे, वचन के लिए क्या हुआ कि प्रस्थापना जब स्वीकृत हुई तब वो वचन बना, वचन में फिर जब प्रतिफल आया तब फिर वो करार बना। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि नहीं, ये हर एक स्टेप बना हुआ है, यानी कि अब देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, संविदा होने के लिए सबसे पहला स्टेज यही है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रस्थापना होनी चाहिए कि नहीं, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्रस्थापना होनी चाहिए, या प्रस्ताव, इसको सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे, प्रस्ताव या ऑफर, वो होनी चाहिए। जब ये प्रस्थापना के बाद फिर उसकी क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है, जब ये प्रस्थापना और प्लस स्वीकृति ये मिले तब ये किसमें बना, वचन में बन गया, ठीक है। और फिर अब अगला स्टेप क्या है, वचन के साथ फिर क्या हुआ, प्रतिफल हुआ, है नहीं, जब ये प्रतिफल हुआ तब ये क्या हुआ, करार हुआ, और जब यही करार क्या होगा, विधि द्वारा प्रवर्तनीय, तब ये क्या बनेगा, संविदा बनेगा, बना ना, आया नहीं समझ में। अब देखो प्रस्थापना की परिभाषा धारा 2 ए में है, स्वीकृति धारा 2 बी में है, वचन धारा 2 बी में ही है, प्रतिफल धारा 2 डी में है, करार धारा 2 ई में है। अब वो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है कि नहीं है, अब ये तुमको टेस्ट करना होगा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10, जिसमें यह बताया गया है कि करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब होता है, ठीक है, और तब ये परिवर्तनीय होगा तब ये संविदा धारा 2H संविदा में है, 2H में ही तो संविदा की परिभाषा है। तो ये स्टेप है नहीं,
संविदा होने के लिए सबसे कितने स्टेप से देखो ये गुजरा, तब ये संविदा का निर्माण होगा। आए नहीं समझ में? तो करार तक तो ठीक है, लेकिन सर ये जो लिखा है विधि द्वारा प्रवर्तनी, ये मतलब आपने बोला कि संविदा बनेगी तो कैसे पता चलेगा कि संविदा, हाँ करार बना तो कैसे पता चलेगा कि वो करार संविदा में परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? अभी ये बता रहे हैं, वो उसके लिए टेस्ट यही है कि वो विधि द्वारा परिवर्तनी होनी चाहिए। तो कोई करार विधि द्वारा परिवर्तनी कब माना जाएगा? ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है धारा 10 में, संविदा अधिनियम की धारा 10 में ये बताया गया है कि कोई करार विधि के द्वारा परिवर्तनी कब होता है। इसमें नहीं, अरे ये ना पढ़ो, धारा 10 पढ़ना पड़ेगा अभी, ये तो अभी धारा 2 है ना, तब उसको ना पढ़ो भी। ये हुआ, इतना तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ तक देखो, करार तक के लिए क्या है? प्रस्तावना, उसकी स्वीकृति, फिर वो वचन बना, फिर वचन के बाद उसका प्रतिफल मिला तो वो करार बना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी संविदाएं होती हैं उसमें करार शामिल होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 20 नंबर का, कि सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती है। क्या यह कथन सही है कि गलत है? अब हमने क्या बोला? सभी संविदाएं क्या हैं? करार हैं, ठीक, लेकिन सभी संविदाएं करार हैं लेकिन सभी करार संविदाएं या संविदा नहीं है। क्या अब ये स्टेटमेंट सही है? लो बताओ। सभी संविदाओं में करार सम्मिलित होती है। यदि वो संविदा यदि कोई सी चीज को कर रही हो तो उसमें तो करार रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती है, केवल वही करार संविदा होगी जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा। मतलब कि सभी संविदाएं करार है लेकिन सभी करार संविदा नहीं है। यह कथन सही है, लेकिन जो सही है कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ कि सभी संविदाएं करार हैं, ये तो सही तो है, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती हैं। केवल वही करार संविदा होती है जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा, और ऐसा करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वह संविदा नहीं होगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। पहला ही सबसे क्वेश्चन ये आता है कि सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती। टिप्पणी कीजिए या विवेचना करिए, तब तुम्हें यही बताना होगा कि सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती हैं। केवल वही करार संविदा होती है जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय होती है। क्यों? क्योंकि संविदा अधिनियम की धारा 2H में यह लिखा गया है या यह बताया गया है कि प्रत्येक ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वह संविदा है। तो संविदा के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, करार होनी चाहिए और वो करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। तो करार की लिखोगी फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह तुम्हें बताना पड़ेगा कि करार किसे कहेंगे। संविदा अधिनियम की धारा 2E में करार शब्द को परिभाषित किया गया है कि हर एक वचन और वचनों का हर एक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वह करार कहलाता है कि नहीं। और वही करार जब विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है तब वह संविदा कहलाता है। तो अब करार वह विधि द्वारा परिवर्तनीय कब होता है, इसके लिए अब तुम्हें खोलना क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा जो 10 दी गई है उसमें बताया गया है कि करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब होता है। ठीक है, धारा 10 में ये बताया गया है कि कोई करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब होता है। अब देखो धारा 10 पढ़ो, धारा 10 पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसमें। तो तुम्हें ये सब पूरा लिखना पड़ेगा उसमें, तब ये 20 नंबर का आंसर सही होगा। जहां पर 10 नंबर लिखा होगा वहीं पढ़ो उसी को। कौन से करार संविधाएं हैं लिखा है नहीं, अब पढ़ो। सब करार संविधाएं हैं, फिर यदि वो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार। ठीक है, अब देखो उसमें क्या लिखा कि सभी करार संविदाएं हैं, जबकि वह संविदा करने के लिए क्या है, सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सहमति से, है ना, स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए। ठीक है, किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, और क्या है, किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, है ना। फिर द्वारा व्यक्ति एतद द्वारा अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किया गया है ना। क्या लिखा उसमें कि प्रत्येक करार संविदा है जो कि उसको करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हों और वह अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किए गए होने चाहिए। तब ऐसा प्रत्येक करार क्या होता है, विधि के द्वारा परिवर्तनीय होता है, तब उस करार संविदा होगा। और यदि इसमें से एक भी तत्व यदि गायब हुआ तब वह करार संविदा नहीं होगा। आया नहीं समझ में, विधिपूर्ण उद्देश्य और अभिव्यक्तता शून्य घोषित न हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शून्य घोषित न हो। तो अब क्या बताया उसमें, धारा 10 में ये इतनी कंडीशन बताई कि कोई करार, ये हो गया विधि द्वारा परिवर्तनीय तब होगा जबकि वह करार क्या है, सक्षम पक्षकार के द्वारा किया गया हो। ठीक, उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो। फिर उसके बाद उसमें जो प्रतिफल दिया जा रहा है, उस करार में जो प्रतिफल दिया जा रहा है वह विधिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उस करार का उद्देश्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए और उस करार को विधि के द्वारा अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। जब ये सारा आवश्यक तत्व पूरी होगी तब वो करार संविदा या तब वह करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा और तब वो संविदा होगी। और यदि कोई करार ऐसा किया गया है जिसमें से इसमें से एक भी तत्व यदि नहीं है तब वह करार संविदा नहीं होगी। तब कहने का मतलब जो हमने अभी स्टेटमेंट में लिखा कि सभी संविदा करार है लेकिन सभी करार संविदा नहीं है। अब इसमें से एक भी छूट गया तो वो नहीं है। तब यदि इसमें से एक भी एलिमेंट छूटा तब वह करार संविदा नहीं है, लेकिन यदि है तब वो करार संविदा है। मतलब कि संविदा होने के लिए करार तो होना ही चाहिए ना, और वो करार में फिर ये पांचों आवश्यकता तो पूरे होंगे तब वो संविदा बना। यानी कि हर संविदा में करार होता ही होता है, लेकिन हर करार संविदा नहीं बनता। वही करार संविदा बनेगा जो कि विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो। ये कहाँ बताया गया है, धारा 10 में। तो 10 में क्या बताया कि वो करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय तब होता है जब वह करार करने वाले पक्षकार क्या हैं, सक्षम होने चाहिए, उन पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। फिर उसमें जो प्रतिफल दिया जा रहा है वह विधिपूर्ण होना चाहिए, करार का उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए और उसको अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इसमें जब ये सारी चीजें सब एक एक टॉपिक है और एक एक टॉपिक अलग अलग फिर हम पढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले ऑफर, फिर स्वीकृति पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद करार हो गया, फिर उसके बाद सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है विधिपूर्ण, उसको अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किया गया। ये सारी चीजें सब कुछ धाराओं में लिखी गई है और स्टेप बाय स्टेप ही ऐसे ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे सक्षम पक्षकार, संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार कब माना जाएगा, मतलब कि सक्षम पक्षकार होने के लिए क्या होना चाहिए,
उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला कि उसे वयस्क होना चाहिए और साथ ही साथ उसे क्या होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। उसका मस्तिष्क स्वस्थ, ये नहीं कि कोई पागल व्यक्ति है उससे तुम संविदा कर लो भले ही वह वयस्क है, तब भी वह संविदा नहीं बनेगी। वो करार हुआ लेकिन वो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा। समझ में आया? आया नहीं? सक्षम पक्षकार होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए कि पक्षकार तो पहले वयस्क होना चाहिए। वयस्क का मतलब कि कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए और साथ ही साथ उसे स्वस्थ मस्तिष्क का भी होना चाहिए। तब वो पक्षकार क्या माने जाएंगे। और ये भी नहीं कि केवल एक पक्षकार, दोनों पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम संविदा में दो पक्षकार होते हैं तो उन दोनों पक्षकारों को क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो कोई पक्षकार सक्षम संविदा करने के लिए तब माना जाएगा जबकि वह वयस्क हो और साथ ही साथ वह स्वस्थ मस्तिष्क का भी हो, तब कहा जाएगा कि वह पक्षकार क्या है, सक्षम है। इसके बारे में डिटेल में भी बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही जानो कि सक्षम पक्षकार कहेंगे किसे। ठीक, स्वस्थ में अब पता चला कि पक्षकार वयस्क तो है यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का तो है, लेकिन अभी वह स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, मतलब कि वह पागल है। यदि कोई पागल व्यक्ति है और वह वयस्क है तो क्या उसके साथ तुम संविदा कर लो तो क्या वह विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा? नहीं होगा। और वो करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। वो संविदा द्वारा परिवर्तन, वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा। अब पता चला कि ए ने क्या कहा, ए है, बी है। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, पागल है। इससे जबरदस्ती कहा कि तुमने अपना मकान बेचो 2 लाख रुपए में। वो पागल है, वो समझ नहीं पाया कि क्या करा क्या नहीं, अपना गया इसे अंगूठा का जबरदस्ती निशान लगवा लिया, उसको पैसा दिया, अपना मकान ले लिया। ये तो यहाँ क्या था, वयस्क तो था लेकिन पागल, वयस्क तो था लेकिन साथ ही साथ स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं था, पागल था। तो यहाँ पर बी के द्वारा जो ऐसा किया गया, अब बाद में वो क्या, वो संविदा मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ये कैसी, ये क्या हुआ, ये करार जो किया गया वो करार शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि इसमें जो ए था वह सक्षम नहीं था। दोनों पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए। सक्षमता का मतलब है वयस्क होना चाहिए और साथ ही साथ स्वस्थ मस्तिष्क का भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति वयस्कता के बारे में तो संविदा अधिनियम में कोई धारा नहीं बना है, लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कब माना जाएगा, उसके लिए धारा 11 और धारा 12 में लिखा गया है, या धारा 11 में सक्षम पक्षकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, सक्षम पक्षकार के बारे में धारा 11 में बताया गया कि कोई पक्षकार सक्षम कब होता है। देखो अगला ही धारा है 10 के बाद, है कि नहीं? धारा 11 में सक्षम पक्षकार है, क्या है बताओ? हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार उसके अधीन है, जिसके वो अधीनस्थ है, जिस विधि के अधीन क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क का। स्वस्थ चित्त का मतलब वही है, स्वस्थ चित्त, चित्त मतलब मस्तिष्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी विधि द्वारा जिसके अधीन है, संविदा करने के लिए निर्भरित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस विधि के अधीन वह है उसके द्वारा संविदा करने से क्या है, निर्भरित नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको मना न किया गया होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हो गई सक्षम पक्षकार। ठीक है, सक्षम पक्षकार के लिए 3 चीजें हो गई, क्या क्या, वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और जिस विधि के अधीन वह है उस विधि के अधीन वह क्या होना चाहिए, संविदा करने से उसको निर्भरित नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसको रोका न गया हो संविदा करने से। जैसे कि कोई दिवालिया व्यक्ति जिसको कि न्यायालय क्या करता है, दिवालिया घोषित कर देता है, तब ऐसी स्थिति में क्या है, वह यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया तब वह संविदा करने से वह व्यक्ति क्या हो गया, निर्भरित हो गया, यानी कि अब उसके अंदर सक्षमता समाप्त हो गई, अब वह संविदा नहीं कर सकता। यदि करेगा तब भी वह संविदा नहीं मानी जाएगी। ठीक है, विधि यह भी कर सकते हैं कि जैसे कि किसी अपराधी व्यक्ति है, कोई अपराधी व्यक्ति है, उसको कर दिया कि नहीं ये
अपराधी व्यक्ति है उसके ऊपर बैन लगा कि इसके साथ कोई व्यक्ति संविदा नहीं करेगा, तब अब विधि के द्वारा वो क्या हो गया, निर्धारित हो गया। आए नहीं समझ में? या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत में का नागरिक था लेकिन बाद में वो जाकर के भारत के शत्रु देश से मिल गया, तो वो भी क्या हो गया, संविदा करने से निरलित हो गया। उसको अब वो संविदा नहीं कर सकता, या विधि घोषित कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के साथ यदि संविदा किया जाता है तो संविदा नहीं मानी जाएगी, मतलब कि उसको रोक दिया गया, निरलित कर दिया गया है। तो सक्षम पक्षकार के लिए क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, साथ ही जिस विधि के अधीन वह है उसके द्वारा वो संविदा करने के लिए निरलित नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसको संविदा करने के लिए मना नहीं किया गया होना चाहिए, है ना। तब वह पक्षकार क्या कहलाएगा, सक्षम पक्षकार कहलाएगा। आया नहीं समझ में? तो सक्षम पक्षकार की जो परिभाषा है वो कहाँ है, धारा 11 में है, ठीक है। फिर उस पक्षकार की सहमति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों की सहमति, जो भी संविदा के पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार हैं, उनकी सहमति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र का मतलब कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई कपट छल करके उसकी सहमति नहीं अभी प्राप्त की गई होनी चाहिए, है ना। समझ में आया? अब ये नहीं कि एक क्या है, एक के पास मकान है, ठीक है, अब इसका मूल्य तो है 10 लाख रुपए, अब बी क्या करता है, इसके ऊपर दबाव डालता है कि नहीं तुम अपना मकान हमें 1 लाख रुपए में बेचो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो अब ये डर के मारे क्या किया, उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पर जो संविधायक है उसमें एक की सहमति स्वतंत्र थी, नहीं थी ना, नहीं थी। क्यों? क्योंकि बी के द्वारा उसको भय उत्पन्न किया गया ए को कि तुम हमें 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख में नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, तो वो डर के मारे दे दिया। तो क्या यहाँ पर एक की सहमति स्वतंत्र मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तब यह सब यह करार क्या है, विधि के द्वारा तब परिवर्तनीय नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए जो पक्षकार हैं उनको जो सक्षम पक्षकार हैं, यानी कि जो वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और उसको संविदा करने से निर्लित यदि नहीं किया गया है, वो तो उतना तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसकी सहमति भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। फिर स्वतंत्र सहमति के बाद अब उसमें जो प्रतिफल दिया जा रहा है वह प्रतिफल कैसा होना चाहिए, विधि पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। विधि पूर्व प्रतिफल भी दिया गया होना चाहिए। अब यदि प्रतिफल विधि पूर्ण नहीं है तब संविदा नहीं मानी जाएगी। तो प्रतिफल विधि पूर्व कब होता है, कब नहीं होता है, ये कहाँ बताया गया है, संविदा अधिनियम की धारा 23 में, ठीक है। धारा 23 जब पढ़ोगी तब उसमें बताया गया है कि प्रतिफल, संविदा में जो प्रतिफल दिया जा रहा है वह विधि पूर्व कब है, ठीक है, कब नहीं है, और साथ ही साथ विधि पूर्व उद्देश्य संविदा का कब विधि पूर्व है, कब नहीं माना जाएगा, ये कहाँ बताया गया है, धारा 23 में। क्या लिखा है, और उद्देश्य विधि पूर्व है और कौन से नहीं। पढ़ो, करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि पूर्व है, सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्या करेगा, हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। यानी कि धारा 23, अभी ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बस इतना जानो कि करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब होता है, ये सब पूरी धारा, एक एक धारा सब अभी डिटेल में पढ़ाएंगे। बस अभी ये जानो कि ये है कहाँ पर है, ठीक है, कब होगा। अभी तो ये केवल अभी आज दूसरा क्लास है, दूसरा दिन है, ठीक है। तो अभी बस तुम्हें ये जानना है कि करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब होता है। अभी इसमें सब कुछ हर एक ये अलग अलग टॉपिक है और ये अलग अलग क्वेश्चन भी है, समझ रही हो। ये सक्षम पक्षकार अलग 20 नंबर का बनता है, स्वतंत्र सहमति अलग 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, विधि पूर्व प्रतिफल उद्देश्य भी अलग अलग 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। ये सारे के सारे अलग अलग टॉपिक हैं और अलग अलग क्वेश्चन हैं,
ये सब अलग अलग पढ़ाएंगे डिटेल में पूरा, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्वतंत्र सहमति, फिर विधिपूर्व प्रतिफल और विधिपूर्व उद्देश्य, ये कहाँ बताया गया है, धारा 23 में, कि विधि के द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। जो प्रतिफल दिया जा रहा है या उसका जो संविदा का या करार का जो उद्देश्य है वो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को वो क्षति कारित करती हो, है कि नहीं। फिर क्या लिखा है, वह कपटपूर्ण न हो, ठीक है। उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को ये तो हो गया ना, हाँ, अंतर्वलित करने वाली नहीं होनी चाहिए, तब वह विधिपूर्ण होगा। क्या है, आगे क्या लिखा है, हो अथवा न्यायालय से अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने ऐसा कोई प्रतिफल या उद्देश्य जो न्यायालय उसको क्या मानता है, अनैतिक मानता है या विधि के विरुद्ध मानता है। अनैतिक मतलब क्या हुआ, जैसे कि ए कहता है बी से कि तुम क्या करो, मेरी पुत्री को अपनी उपपत्नी के तौर पर रखो, इसके बदले में हम तुमसे 1000 रुपये लेंगे। तो ये उपपत्नी के तौर पर अपनी पुत्री को यदि दे रहा है तो ये क्या है, अनैतिक है। उसमें यदि उदाहरण भी है, सब नीचे सब दृष्टांत भी दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, विधिपूर्व प्रतिफल और विधिपूर्व उद्देश्य ये होना चाहिए। ये कहाँ है, धारा 23 में है। फिर इसके बाद अगला स्टेप है कि अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं होना चाहिए मतलब अब इसमें कौन सी धाराएं पढ़ोगी, अगला ही है धारा 24 से लेकर के धारा 30 तक। ऐसा करार जिसको कि अभिव्यक्तता शून्य घोषित न किया गया हो। जैसे कि धारा 24 में क्या बताया, धारा 24 में क्या बताया, प्रतिफल के बारे में है, भागता विधिपूर्ण न हो, करार क्या है, शून्य है, यानी कि अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये इसके बारे में पूरा प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, धारा 24 से धारा 30 तक में किया गया है, ठीक है। मतलब कि धारा 24 में जैसे बताया गया कि यदि किसी करार में प्रतिफल और उद्देश्य यदि उसका एक भाग भी यदि वह विधि विरुद्ध होता है तब भी करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब फिर इसके बाद धारा 25 में जैसे बताया गया कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। फिर उसके बाद धारा 26, धारा 24 से 30 तक है ना, विधि विवाह और रोधक करार शून्य होता है ना। ये धारा 26 फिर व्यापार और रोधक करार शून्य होता है, ठीक है। ये सब पूरा स्टेप बाय स्टेप है। ये 24 से लेकर के 30 तक में यही बताया गया है कि उन करारों का उल्लेख है जिसको कि न्यायालय ने क्या किया है या विधि ने क्या किया, अभिव्यक्तता शून्य घोषित कर रखा है। जैसे कि जैसे कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, ठीक है। यदि करार किया गया लेकिन उसमें प्रतिफल नहीं दिया गया तो करार क्या हो गया, शून्य हो गया। उसको विधि ने क्या किया है, अभिव्यक्तता शून्य घोषित कर रखा है। क्यों, क्योंकि उसमें धारा में लिखा है, उसके लिए उसने विधि बना रखी है। जैसे धारा 26 में है कि विवाह अवरोधक करार शून्य होता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के विवाह को रोकने के लिए यदि कोई संविदा की गई है तो वह भी क्या या करार किया गया है तो वह करार क्या होगा, शून्य होगा। ये क्या है, ये विधि ने नियम बना रखा है, यानी कि विधि ने उसको अभिव्यक्तता एक्सप्रेसली उसको क्या किया है, शून्य घोषित कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कि वो परिभाषा खंड हुआ, साथ ही साथ तुम्हारा क्या हुआ, धारा 10 से लेकर धारा 30 तक की धाराएं नहीं है, है कि नहीं। तो जब तुम अपना आंसर लिखोगी तो उसके सामने जैसे कि ये लिखी फिर विधि के द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए करार को, तो फिर आगे क्या लिखोगी कि ऐसा प्रत्येक करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय है वह संविदा है। ये तो हो गया। तो कोई करार विधि द्वारा परिवर्तनीय कब होता है उसके बारे में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 10 में बताया गया है। तो धारा 10 में जो बताया गया है उसको लिखना है कि धारा 10 में क्या बताया कि सक्षम पक्षकार होने चाहिए। सक्षम पक्षकार की परिभाषा धारा 11 में है कि नहीं। फिर स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र सहमति के बारे में कहाँ है, धारा 14 से लेकर के धारा कहाँ तक है,
22 तक है, ठीक है। धारा 22 तक है स्वतंत्र सहमति के बारे में। फिर इसके बाद धारा 23 में है विधिपूर्व प्रतिफल और विधिपूर्व उद्देश्य। फिर अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं होनी चाहिए, धारा 24 से धारा 30, ठीक है। उसके सामने धारा विधि को नहीं भी लिखती हो, केवल इतना ही लिखोगी, धारा नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन तब भी ये सही हो जाएगा, है ना। तो आया कि नहीं समझ में कि करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब होगा। अब इसमें से यदि एक भी एलिमेंट पूरा नहीं होता है, ये पांचों के पांचों क्या है, होने ही चाहिए। किसी भी करार को संविदा में परिवर्तित होने के लिए इन पांचों आवश्यक तत्वों का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि इसमें से एक भी मिस हुआ तब फिर वो करार संविदा नहीं बन पाएगा, वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हुआ तो संविदा नहीं कहलाएगा। आया ना समझ में। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर हम धाराएं लिख दे रहे हैं, ठीक है सबका। जैसे ये धारा 10 हमने लिखा, तो ये धारा 10 हमने लिख दिया कि सक्षम पक्षकार का मतलब कि धारा 11, फिर स्वतंत्र सहमति धारा 14 से लेकर के धारा 22, फिर विधिपूर्व प्रतिफल धारा, विधिपूर्व प्रतिफल और विधिपूर्व उद्देश्य ये दोनों धारा 23, फिर अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं है धारा 24 से धारा 30, है ना। ये सारे एलिमेंट जब किसी करार में होंगे तब कहा जाएगा कि वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है, और तब कहा जाएगा कि वह करार अब क्या बन गया, संविदा बन गई। इसीलिए फिर निष्कर्ष में कहोगी कि सभी संविदाएं करार होती हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती हैं। आगे समझ में। तो क्या इसको तुम अपने से लिख पाओगी, ठीक है। हो गया ना क्लियर, करार और संविदा।